और इबादत गाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। नाजरीन, प्रोग्राम हम एक हैं में आपकी मुलाकात हम मुख्तलिफ शख्सियात से करवाते हैं। ये वो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ इलाकों से है, लेकिन इन सब शख्सियात की पहचान पाकिस्तान है। यूँ तो इन शख्सियात का शुमार पाकिस्तान की उस 4% आबादी में होता है जो कि तकरीबन 70 से 75 लाख है, लेकिन उनकी कोशिशें, काविशें, कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए किसी हद भी पाकिस्तान की बकिया 19 करोड़ आवाम से कम नहीं है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में बताती चलूँ कि उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पाक फ़ौज के साथ मुंसलिक रहा और उनकी सर्विसेज की वजह से, बेहतरीन सर्विसेज की वजह से सदर पाकिस्तान ने उनको हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा है। आइए मिलते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नोएल खोकर। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी मसरूफियत से हमें वक्त दिया और हमारे लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो सर, हम कुछ जानना चाहेंगे आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में, आपके बचपन के बारे में। मेरे ख्याल से लाहौर से ही आपकी पैदाइश यहीं की है? हाँ जी, पैदाइश मेरी लाहौर से है और तालीम और तरबियत भी लाहौर से है। यहीं अच्छा। पे ज़िंदगी के शुरू के अयाम गुज़रे। मैंने मैट्रिकुलेशन सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल से किया, उस वक्त बड़े अच्छे स्कूलों में इसका नाम था। अच्छा। बाद बाद में एफसी कॉलेज ज्वाइन किया और एफसी कॉलेज के बाद फिर मैंने पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और उस वक्त ज़्यादा फोकस एक बैलेंस्ड एजुकेशन की तरफ होता था, यानी कि स्पोर्ट्स एंड तालीम दोनों चीज़ें साथ साथ अच्छा, चलती थी। तो क्या आपका कोई ऐसा प्लान था कि आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते थे स्पोर्ट्स की तरफ, या नहीं? विद इन द स्कूल्स इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स वगैरह मुख्तलिफ स्पोर्ट्स अच्छा। के हुआ करते थे और उसमें ज़रूरी नहीं थे, उसमें से काफ़ी लोग बाद में बड़े अच्छे प्लेयर्स बने सही। और काफ़ी लोगों ने जिन्होंने इसको इस्तेमाल अपना बनाया, करियर बना लिया करियर उन्होंने बनाने अपना। के लिए कोशिश जी। की कि इसी स्पोर्ट्स को ही करियर बनाए, तो उन्होंने नाम भी बनाया बहुत लोगों ने इसी वजह से, क्योंकि ये एक नर्सरी का उस वक्त काम करते थे। जी। पाक फ़ौज की तरफ जाने का कोई इंस्पिरेशन थी या फैमिली में कोई आपके बड़े इसमें थे? कैसे ख्याल आया आपको? आर्मी ने एफसी कॉलेज में अप्रोच किया था, तो हमने काफ़ी लोगों ने इसके अंदर इसके ऊपर इसको एक अच्छा प्रोफेशन के तौर पे देखा। अच्छा। फैमिली में थे लोग काफ़ी जो फ़ौज से जिनका ताल्लुक़ रहा, लेकिन जिस डिसीजन मेकिंग में जो मेरा अपना जो ख्याल था वो ज़ाती अपने तजज़िये के फैसला आपका मुताबिक अपना था। फैसला था। तो आपकी तो 4 साल की ट्रेनिंग आपने की है, तो नेचुरली उस वक्त नया नया इंसान बड़ा हो रहा होता है, तो इतना ट्रेनिंग में वक्त गुजरा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके साथ कोई और भी आपके कॉलेज फेलोज़ वगैरह गए हुए थे, आपके साथ थे? बहुत सारे दोस्त ममालिक जो हैं जी। वो अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान मिलिट्री अच्छा, अकेडमी भेजते पाकिस्तान हैं। अकेडमी तो एक भेजते हैं। मेयार है दुनिया का, और जो कि एक पाक फ़ौज का अपना मेयार है और एक स्टैंडर्ड जो वो मेंटेन करके दिखाते हैं। मुख्तलिफ जब इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स होती हैं पाकिस्तान आर्मी, तो वो अपना एक मेयार दिखाती है। उस 4 साल के अरसे में, 2 साल के अरसे में आप सिविल एजुकेशन भी हासिल करते हैं, ग्रेजुएट भी करते हैं सही। और फिर बाकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिहाज से भी बहुत एक अच्छा मेयार मेंटेन किया जाता है। तो जब आप पास आउट हुए, तो जो यूनिट जिसमें आप गए वो तो ख़ुद एक उनका एक नाम और मुकाम है, मेरे ख्याल से उनके पास पहला सितारा जुर्रत भी है। तो पाकिस्तान आर्मी में तरीक़ाकार है, उसमें जो ऑफिसर्स पास आउट होने वाले होते हैं उनसे उनकी राय ली जाती है। अच्छा। सबको उनकी चॉइस नहीं दी जा सकती, लेकिन 3 चॉइसेस ली जाती हैं, जिसमें से कोशिश होती है कि सबको उनमें से एक चॉइस ज़रूर उनको मिल अच्छा। जाए तीनों में से। अपनी प्रेफरेंस के हाँ जी, हिसाब से बिल्कुल। उनको। और मैंने सही। अपनी यूनिट के लिए जो मैंने जिसको ज्वाइन किया उसकी के लिए ऑप्ट किया था
मायनाज यूनिट है पाकिस्तान आर्मी की और आर्टिलरी की, और कश्मीर की जंग में पहला सितारा जदत जैसे आप कह रही हैं मेजर गनी ने पुंछ के मुकाम पे इसको हासिल किया। उसके बाद भी लाहौर के दफा में इसका बहुत 65 की वॉर में बहुत नाम रहा, और इसको बैटल ऑफ ऑनर जो लाहौर का है वो भी मिला है इस सिलसिले में। एंड प्रोफेशनली एक बहुत मायनाज यूनिट थी और बहुत एक ऊंचा मैयार था इसका, और आज भी वैसे ही है, और आज भी लोग इसको रिकग्नाइज़ करते हैं इस चीज़ को। फ़ौज में रह के तो जो हम तासुर है कि आपको बॉर्डर्स पे भी रहना पड़ता है, मोस्टली फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो कैसा रहा आपके साथ भी एक्सपीरियंस? जब मैंने यूनिट ज्वाइन की तो पंजाब में सियालकोट में थी, उसके बाद मुझे बलूचिस्तान में काफ़ी देर सर्व करने का मौका मिला, कराची में मौका मिला, और उसके बाद फिर आप इस सफ़र में काफ़ी जगहों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग रही। कश्मीर में ज़्यादा पोस्टिंग रही मेरी। उस वक़्त कश्मीर ज़्यादा ऑपरेशनली एक्टिव था, तो ज़्यादा हमारी भी तवज्जो का मरकज़ रहता था कश्मीर में पोस्टिंग, और वो वहाँ पे रही। बट पाकिस्तान में तकरीबन पाकिस्तान के तमाम दोनों बॉर्डर्स को और बॉर्डर्स के अलावा उसमें मुख्तलिफ जो बीच में आपके ऑपरेशनल एरियाज़ हैं उनमें सर्व करने का मौका है। अब यूएन पीस मिशन पे भी गए, तो कभी दौरान ज़िंदगी ये ख्याल नहीं आया कि बस छोड़ देते हैं, यूनिफॉर्म की लाइफ है उससे ज़रा दूर हट के थोड़ा ज़रा सिविल का टाइम गुजारते हैं, किसी मुकाम पे ख्याल आया? हर 2-3 साल के बाद आप अपना स्टेशन चेंज करते हैं, नए एनवायरनमेंट है, नए दोस्त बनाते हैं, नए हालात देखते हैं, साइट सीइंग है, टूरिज़्म है, आप कोर्सेज़ पे जाते हैं, उसके अंदर आपको मौका मिलता है इंटरनेशनली लोगों के साथ इंगेज करने का, अपने परचम को सामने रखने का, दिखाने का, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का, पाकिस्तान के बारे में लोगों को अपने कंडक्ट के ज़रिए, अपनी तालीमी मयार के ज़रिए, अपनी प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए मुल्क का नाम रोशन करने का। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आर्मी और बाकी सर्विसेज में जो लाइफ है वो बड़ी एक्साइटेड लाइफ, एक्साइटमेंट होती है उसमें प्रोफेशनली। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप कमिट करते हैं अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए। सही। और आप कम देखेंगे लोग जो छोड़ के दोबारा सिविल में जल्दी जाना चाहें। तमाम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी सर्विस जितनी है उसको पूरा करें और अच्छे तरीके के साथ पूरा करें, और एक नाम के साथ और रेपुटेशन के साथ फौज को छोड़ें। माशाल्लाह आपने अपनी कमिटमेंट, अपने हार्डवर्क के साथ एक सर्टेन पोजीशन पर गए, और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और अपने मुल्क के लिए एक फ़ख्र बने हैं। तो कोई यादगार पोस्टिंग ऐसी जहाँ पर कोई बहुत इंटरेस्टिंग कोई टाइम रहा हो आपको? पोस्टिंग्स तो तमाम यादगार हैं, तमाम क्योंकि वक्त बहुत अच्छा हर जगह पे गुजरा। तो यूनिट की कमांड की एक पोस्टिंग जो होती है वो बड़ी यादगार पोस्टिंग होती है। उसके बाद बाकी पोस्टिंग्स भी कमांड की बहुत अच्छी होती हैं। ब्रिगेड एज अ ब्रिगेडियर मैंने 2 ब्रिगेड्स कमांड किए, लेकिन जो एज अ जनरल ऑफिसर आप डिवीज़न कमांड करते हैं, मैंने 23 डिवीज़न कश्मीर में डिप्लॉयड तक कमांड किया। वो एक पोस्टिंग जो होती है वो भी डिवीज़न कमांड की, यूनिट कमांड के बाद वो भी एक बहुत यादगार पोस्टिंग होती है जिसको आप याद रखते हैं, क्योंकि आपके पास तब्दीली लाने का, बेहतरी लाने का और चीज़ों को प्रोफेशनली इम्प्रूव करने का बहुत मौके होते हैं उसमें। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड नोएल खोकर। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नोएल खोकर। आज उनसे बात करते हैं। जी, आपसे बात हम कर रहे थे सर कि आपकी आर्मी में आप आई कैसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो अपनी एजुकेशन का थोड़ा सा बताएं कि आपने उसको कैप में लगाई, जो इनिशियल आपकी ट्रेनिंग हुई एकेडमी में, उसके बाद आपने जारी रखा, कोर्सेज भी करते रहे, तो और अभी तक अभी माशाल्लाह डॉक्टर भी आपको डिग्री मिल गई है, तो थोड़ा सा सिलसिला बताएं कैसे जारी रहा। मैंने अपना स्टाफ कॉलेज किया जब कोयटा से जी। उसके बाद मुझे मौका मिला फ्रांस में स्टाफ कॉलेज करने का। अच्छा। पेरिस में, वो वहाँ पे ज़बान भी पहले सीखनी पड़ी। अच्छा, माशाल्लाह फ्रेंच सीखी अपने, और फिर जाके फिर वहाँ पे ट्रेनिंग भी उनसे हासिल की और उनसे बहुत सारी एक नया सिस्टम है जिसको आप सीखते हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कॉलेज कोर्स के बाद मुझे मौका मिला लंदन जाने का, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के लिए। अच्छा, वहाँ पे 1 साल की ट्रेनिंग थी और उसको भी आप उसको RCDS के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ आपको एजुकेशन जितने कोर्सेज़ होते हैं जिनके अंदर ज़रा टाइम ज़्यादा होता है, 1 साल से ज़्यादा के कोर्सेज़ जो होते हैं बाहर, उसमें ये मौका भी होता है कि अगर आप चाहें तो आप सिविल एजुकेशन साथ हासिल कर सकते हैं। अच्छा। मैंने अपनी मास्टर्स इन वॉर स्टडीज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से किया, वो अच्छा। यहाँ पे एक था। और जब मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो मैंने इंटरनेशनल स्टडीज़ के अंदर मास्टर्स किया फ्रॉम किंग्स कॉलेज लंदन। अच्छा। तो ये दो, तो साथ साथ आप दोनों चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं और साथ में पैरेलली लेके चलते हैं। सही। और जब मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में चीफ इंस्ट्रक्टर था तो वहाँ पे जो चीज़ें मैं कर रहा था उसमें मैंने ये समझने की कोशिश की एक ज़ाती इनिशिएटिव के तौर पे कि इसको बेहतर तरीके के साथ अप्लाई करने के लिए एक खुद भी मैं PhD साथ करूं ताकि मुझे इसका अंदाज़ा हो सके। तो वो उस पोस्टिंग में, उस टेन्योर के दौरान
और उसके बाद मैंने इस कोशिश को जारी रखा जो कि फिर उसके बाद मैंने इसमें डॉक्टरेट हासिल की इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमारे नाज़रीन के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर आपकी डेडिकेशन और कमिटमेंट रहे अपने किसी भी कॉज के साथ, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो आपने ज़िंदगी के किसी शोबे में आगे बढ़ना हो, तो मौक़े आपको मिलते रहते हैं। आपने अगर अपने दिल में लगन रखी है तो इंशाल्लाह वक्त आएगा कि मौके मिलते रहेंगे और आप उसको अवेल करते रहेंगे साथ साथ। तो NDU में आपने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आप बता रहे थे कि आप इंस्ट्रक्टर भी रहे, साथ आपने पढ़ाई भी की, तो आपका वो पूरा तजुर्बा कैसा रहा कि पढ़ भी रहे हैं और आप हेड भी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो वो उस तजुर्बे को कैसे आप लेंगे? इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज़ होते हैं और उन कोर्सेज़ में जो आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है वो वहाँ भी वहीं पे होती है। जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कोर्स हैं वो तकरीबन एक फ़ाइनल ट्रेनिंग उसको कह लें वहाँ पे होती है। अच्छा। और उसके बाद फिर मज़ीद ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग नहीं होती जनरल ऑफिसर्स बनने के बाद भी। उसमें ना सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं बल्कि उसमें सिविल ऑफिसर्स ग्रेड 20 के, उनके लिए भी एक प्रमोशन क्राइटेरिया है ये कोर्स करना, फॉर प्रमोशन फ्रॉम ग्रेड 20 to 21। अच्छा। और एलाइड ऑफिसर्स जो बाहर के मुल्कों से आते हैं, तकरीबन 40-50 मुल्क एक वक्त में वहाँ रिप्रेजेंट होते हैं। अच्छा। वो यहाँ से जब जाएँ तो आपके मुल्क के एम्बेसडर्स भी बने और मुल्क को अच्छे लफ्ज़ों में याद भी रखें और एक अपने लिए भी एक बेनिफिट लेके जाएँ यहाँ से कि उन्होंने जो तालीम हासिल की है उसका उनको फ़ायदा हुआ है और वहाँ जाके अपनी अस्करी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकें। अच्छा। और एक अच्छा था एक एक्सपीरियंस कि आप एक चीज़ को जिसको आप प्रैक्टिकली करते रहे हैं उसको एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हैं कि एकेडमिक्स में उसको कैसे देखा जाता है, तो आपको एक 360 डिग्री का एक व्यू मिल जाता है, एक्सपीरियंस मिलता है जिसको आप फिर बेहतर तरीके के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सही है। ना सिर्फ हमारे देखने वालों के लिए आपकी मिसाल है बल्कि आई एम श्योर आपके बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपकी फैमिली ने काफ़ी कुछ आपसे सीखा होगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप एक ही प्लेटफॉर्म पर रहते हुए कैसे अपने लिए एवेन्यूज़ खोलते रहते हैं। तो कुछ थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में ज़रा बताएं। आपके बच्चे माशाल्लाह कितने हैं, कहाँ पर होते हैं? और मेरे बच्चों ने काफ़ी कोशिश और मेहनत की अपनी तालीम के लिए और उसके लिए, और मेरी कोशिश रही कि उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जा सके क्योंकि वही सबसे बड़ा एक सरमाया होता है माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए, तालीम अच्छी तालीम मैसर करने के लिए। सही। तो इसमें मेरे जो तीनों बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, तीनों ने अपना अपना मुख्तलिफ फील्ड जो उनको पसंद थी वो चुनी और अच्छा। अपने मुल्क में भी तालीम हासिल की, फिर उनको बाहर जाने का भी मौका मिला। अच्छा। अभी बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा। तो मेरा बेटा है वो CA कर रहा है बाहर से, और अच्छा, माशाल्लाह। मेरी जो उससे छोटी बेटी है वो डेवलपमेंटल स्टडीज़ में अच्छा। मास्टर्स कर रही है, और जो सबसे छोटी है उसने फिल्म स्टडीज़ को चुना है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो अच्छा। फिल्म स्टडीज़ में ये तो बिल्कुल ही नई फील्ड है पाकिस्तान में भी, और इसमें बड़ी ज़्यादा रूम है मेरे ख्याल से सीखने का और ग्रो करने का। तो लेकिन आपसे मतलब अच्छा इंस्पायर इस तरह नहीं हुए कोई भी कि कोई फ़ौज की तरफ आए? अब तो ख़वातीन भी, लड़कियाँ भी फ़ौज में आ रही हैं, तो उनमें से किसी का रुझान इस तरफ नहीं हुआ? ये तो उनकी चॉइस थी। जी जी। और डिस्कस ज़रूर किया, अच्छा। कन्विंस भी करने की कोशिश की कि ये इसके ये फ़ायदे हैं, लेकिन बच्चों की अपनी चॉइस है, मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया किसी। अच्छा। अच्छा, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल फोर्स नहीं किया, वरना जनरल इंप्रेशन यही लिया जाता है स्पेशली फ़ौज के हवाले से, हमारी पाक अफ़वाज के हवाले से, कि वो बड़े सख्त होते हैं, और स्पेशली जब इतनी सीनियर पोजीशन पर आ जाए तो यही इंप्रेशन होता है कि नहीं वो घर में भी उस तरह ही सख्त और रोब दबदबे के होंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ़ौज आपको देती है वो पर्सनल डिसिप्लिन देती है। अच्छा। सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, उससे ही आप अपने आप को बेहतर करते हैं। तो जब बच्चे भी एक कंटोनमेंट में रह रहे होते हैं तो वो भी उसकी उनको बहुत जल्दी आगाही हो जाती है। सही। सेल्फ डिसिप्लिन की कि किस उनके पेरेंट्स को वो उसी तरह करते देखते हैं, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर किसको इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो घर लेट उठता होगा वहाँ पे फ़र्क रवाज और फ़र्क तरीके के साथ ग्रोथ होगी बच्चों की, जहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन का निज़ाम ज़्यादा बेहतर होगा, उनके लिए, बच्चों के लिए भी पता होगा कि कैसे चलना है और कैसे अपने आप को भी बेहतर तालीम की तरफ कैसे फोकस रखना है, सोशली अपने आप को कैसे करेक्ट रखना है, और किस तरह अपने आप को जब आप आगे बढ़ें तो मुल्क के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए एक नाम पैदा कर सकें। वो एक मोटिवेशन जो है उसके साथ ये एक बड़ा ज़रूरी एक टूल है जो आपको मुहैया करती है। सही बात है। आई एम श्योर ये ना सिर्फ हमारी ऑडियंस जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्टूडियो में, बल्कि घर बैठे हमारे व्यूअर्स भी, जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर, ये मैसेजेस आप ज़रूर नोट कर रहे होंगे कि एक कामयाब ज़िंदगी के लिए, कामयाब
इंसान बनने के लिए आपकी जो मेन आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो असूल आपने शुरू से अपनाने हैं, उसमें वक्त की पाबंदी ख़ास तौर पे शामिल है। हम हालत जंग में तो पिछले कुछ तिहाइयों से हैं ही, हमारे एक एक्टिव ऑपरेशन चल रहा है, हमारे बॉर्डर्स उस तरह सिक्योर नहीं, हमारी अफवाज मौजूद है, लेकिन हमें ख़तरात हैं, हमें अंदरूनी भी हैं और बैरूनी भी हैं। तो आपका रोल रहा इस लिहाज से ऑपरेशन में या किसी लेवल पर? मुल्क की सालमियत का जो ख़तरा था पहले वो एक्सटर्नल गिना जाता था जी, और उसके लिए ही फ़ौज अपने आप को ट्रेन करती थी। सही। उसी के लिए फ़ौज अपने आप को इक्विप भी करती है और उसमें हमारे जो दुश्मन हैं हमें सबको पता है उसको। सही। लेकिन ये जो हालात पिछले 10-15 साल में 9/11 के बाद हुए, उसमें आपके लिए हमारे मुल्क में जो ख़तरा था वो एक्सटर्नल से तब्दील होकर इंटरनल हो गया। सही। अब इंटरनल में फ़ौज का रोल नहीं होता, ये पुलिस का, रेंजर्स का, इन सब का काम होता है, सिविल सोसाइटी का काम होता है कि इस खतरे को डील करें। जी। आपने देखा है कि पूरी फ़ौज ने ऑपरेशंस किए हैं। सही। और अवाम ने साथ पूरा उनका साथ दिया है, और हमने जो आपकी इस वक्त कैजुअल्टीज़ हैं जिसमें 6000 के करीब लोग शहादत नसीब की, और उसके बाद बहुत ज़्यादा लोग इंजर भी हुए इस ऑपरेशंस के अंदर। तो फाटा के ऑपरेशंस हैं, स्वात के ऑपरेशंस थे, जिन पोस्टिंग से मैं रहा उसमें अच्छा। इसमें एक हायर लेवल पे मुझे इस पर काफ़ी काम करने का मौका मिला। अच्छा। और उसमें जो कंट्रीब्यूशंस थी वो अपनी जगह पे रही हमारी, और उसमें इस स्टेज के ऊपर और इस फोरम पे मैं इतना ही बात करना चाहूँगा कि सब लोगों ने, और मैंने उसमें खुद, हमने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया। सही। तो अब जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि हम तकरीबन ऑपरेशंस ख़त्म कर चुके हैं। सही। और एक उसकी कंसोलिडेशन की स्टेज है। उस कंसोलिडेशन में फ़ौज से ज़्यादा अब बाकी अदारों का काम है, सिविल इदारों का ज़्यादा रोल आ गया है। लेकिन जो माशरे में एक इंटॉलरेंस और एक्सट्रीमिज़म का जो की वबा और जो एक मर्ज़ फैल चुका था, इसको भी साथ तवज्जो की ज़रूरत है। वो नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए उसके ऊपर हल लाने की कोशिश की जा रही है, उसके हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और वो 20 पॉइंट्स आप सबको पता है उसके ऊपर। अब वक्त है कि उसके ऊपर भरपूर तरीके के साथ उनके ऊपर एक्शन किया जाए, तमाम फेडरल लेवल के ऊपर भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी। और सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, और यूथ का बहुत बड़ा रोल है जिसको इसमें करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से कि हर इदारे के साथ साथ बहसियत शहरी के, पाकिस्तान के शहरी होते हुए हम सब का ये इसमें एक रोल आता है कि हम अपनी इनफरादी तौर पर भी क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे अपनी छोटी सतह पर रहकर, क्योंकि अमूमन हम सब चीज़ें रियासत के ऊपर डाल देते हैं, अपने इदारों के ऊपर डाल देते हैं, और हम कहते हैं कि जी हमारा तो ये रोल नहीं है। लेकिन ये मेरे ख्याल से इस समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है कि इनफरादी, और ख़ासतौर पर आपने कहा नौजवान नस्ल, उनके कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारी आती है कि वो इस चीज़ को समझें और इसको जानें। इस वक्त हम नाज़रीन लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। Cola next because next is now. पाकिस्तान के बेस्ट बैंक UBL के साथ UBL, where you come first. खूबसूरती का एहसास अब आपकी पहुंच में वीट मिनी पैक के साथ सिर्फ 20 रुपए में। ध्यान से उठाओ, कुछ टूटे नहीं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए?
सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। बात कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नोएल खोकर के साथ। आप रिटायर हुए हैं कुछ चंद माह पहले और उसके बाद ही आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, FC कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो कुछ ब्रेक करने का ख्याल नहीं आया? थोड़ी फराहत ली जाए, काफ़ी अर्सा सर्विस कर ली, या ये आपकी इन बिल्ट है, वही डिसिप्लिन का हिस्सा है आपका कि नहीं आपने रूटीन में रहना है? रिटायरमेंट के बाद जब मैंने PhD से पहले की थी तो मेरा ख्याल था कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मैं कर सकता हूँ वो यूथ के साथ और तालीमी इदारों में रह के कर सकता हूँ। FC कॉलेज यूनिवर्सिटी एक मायनाज यूनिवर्सिटी है, बहुत उसकी तारीख़ है, और चूँकि मैं ख़ुद भी इसी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता हूँ तो वो एक ऑब्लिगेशन थी। ब्रेक जो है वो बड़ी अच्छी है और आपको अच्छा भी लगता है कि आप ब्रेक लें और थोड़ा सा रिलैक्स करें, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रूरत थी कि ब्रेक को सेक्रीफाइस किया जाए, सही, और इंगेज किया जाए यूथ के साथ, तालीम के साथ, और उसको एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन के साथ। हमारी सोसाइटी में जो इंटॉलरेंस ज़्यादा हो गई है, एक्सट्रीमिज़म का रुझान ज़्यादा हो गया है, इसको तालीम के साथ हल करने की ज़रूरत है। ऐसा कैरिकुलम और ऐसी चीज़ों को तरतीब दे सकें कि जो नेक्स्ट जनरेशन हैं हमारी, वो इस तालीम हासिल करने के बाद एक बैलेंस्ड, इंटॉलरेंट और प्रोग्रेसिव ज़िंदगी की तरफ जा सकें। कुछ अर्से पहले हम देखते रहे हैं कि ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात होते रहे हैं दहशतगर्दी के कि वो ना सिर्फ बाज़ारों में, दफ्तरों में, बल्कि हमारे इदारों में, स्कूल इंस्टीट्यूशन में भी होते रहे हैं, वाक़यात हुए हैं। तो उससे एक माहौल, एक फ़िज़ा, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की आ गई है। तो क्या ऐसा आपने कुछ देखा अपने इस एक्सपीरियंस में FC कॉलेज में, जो कि वो कॉलेज है जहाँ पर आपने ख़ुद भी तालीम हासिल की हुई है, तो आपको कोई फ़र्क लगा कि पहले क्या हालात थे जब आपने तालीम हासिल की और अब क्या हालात हो गए हैं जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है या माहौल की बात है? बिल्कुल फ़र्क तो है इसमें, और उस वक्त सिक्योरिटी आपको इंटरनल थ्रेट नहीं थी और सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न नहीं थी, सोसाइटी में अमन था, और अब सिक्योरिटी एक बिल्कुल कंसर्न है, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है, बच्चों के लिए कंसर्न है। APS का वाक़या आपके साथ सामने, बहुत बड़ा वाक़या था पूरे वो सानिया था पूरा कौम के लिए, जिसने कौम के
मेरा ख्याल है ज़मीर को झंझोड़ा एक लिहाज से और जी। नेशनल एक्शन प्लान की तरफ लेके गए हम उसको। लेकिन बच्चों को इस वक्त फोकस ये करना है कि अपनी तालीम के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये तो रियासत और अदारे काम कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और लगातार कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ज़रब-ए-आज़म ऑपरेशन के बाद काफ़ी फ़र्क आया है, जो कि घरों में बैठे लोगों को भी महसूस होता है और जो बाहर निकलते हैं उनको भी। लेकिन वो एक इनसिक्योरिटी मेरे ख्याल से अभी तक ख़त्म पूरी तरह नहीं हुई है। जिस चीज़ को बढ़ने में, फैलने में इतने साल लगे हैं, अब उसको रेडिकेट करने में भी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि अगर आप चंद 2 साल पहले को 3 साल पहले के साथ आज मुआवजा करें तो आपके सामने है 2009 मेरा ख्याल वर्स्ट ईयर था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसके बाद एस्केलेट करता रहा। अब तो हालात ऐसे हैं कि आपके सामने हैं कि अब हुकूमत और जितने अदारे हैं वो जो अपना काम कर रहे हैं उसमें वो कामयाब होते हैं। तालीम के लिहाज से ये एक तो, बाकी सारी जगहों के ऊपर तो ये एक थ्रेट और इनसिक्योरिटी है, लेकिन तालीम के लिहाज से मेरा ख्याल है बच्चों को जो आज मौके मुयसर हैं ये उस वक़्त नहीं थे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ एक्सेस, इतने ज़्यादा प्रोग्राम जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र करते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, नेशनली उसको ग्रो करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक फेज़ है जिसमें बच्चे हैं इस वक्त। अगर वो इसके ऊपर फोकस रखें अपना, तो इनसिक्योरिटी शुड नॉट बी अ कंसर्न फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तालीम की तरफ ध्यान। सही, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान नस्ल है, उनका फोकस, अपनी प्रायोरिटी उनकी जो तालीम है उस पर रखें, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हालात काफ़ी बेहतर हुए और भी बेहतर हो जाएंगे। अब अगर हम निसाब की बात करें, करिकुलम की बात करें, आप जो इस वक्त डीन है सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट के, तो उसमें आप क्या देखते हैं? मतलब वो तो फील्ड्स तो हमने कहा कि ज़्यादा हो गई हैं, प्रोग्राम ज़्यादा आ गए हैं। पहले अगर वो लिमिटेड था पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स और मेरे ख्याल से 2-3, तो अब ज़्यादा मीडिया कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आ गया है बीच में। तो उसमें आप क्या फ़ील करते हैं? क्या ये पॉजिटिव चेंज है या ये कंफ्यूज कर रहा है नौजवान नस्ल को? मीडिया के अंदर ही आप ले लें तो कितनी सारी इसके अंदर फील्ड्स हैं, कैमरा से लेकर प्रोग्राम प्रोडक्शन से लेकर एंकर से लेकर कितने सारे इसके अंदर ओपनिंग्स हैं जिसके अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो जॉब ओपनिंग्स भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। और सोसाइटी के अंदर ये जो सोशल साइंसेस को, जिसको मैं देखता हूँ बिज़नेस स्कूल में, अब देखें अभी जिस तरह CPEC की हम बात करते हैं तो एक नई ओपनिंग है जी, एक नया फील्ड है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी है और पोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी साथ जितने बिजनेसेस हैं वो भी ओपन अप हो रहे हैं। FC कॉलेज इस बात के ऊपर बहुत तवज्जो देता है, वो एक एज अ लिबरल आर्ट्स अकेडमी के बच्चे जब अपनी एक मखसूस तालीम तो हासिल करें, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है वो बने, लेकिन उनको बाकी शोबात में भी उतनी ही उसकी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो उनको ना सिर्फ अपने स्पेसिफिक जिसके ऊपर उन्होंने मेजर करना है और अपना करियर बनाना है उसकी तालीम हो, बल्कि एक अच्छे शहरी की तरफ ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ कहने की हद तक नहीं बल्कि तालीम के ज़रिए वो तमाम बातें उन तक पहुंचा दी जाएं जो उनको पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके के साथ उनको एक मैच्योर और महज़ब माशरे में बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल सही, और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये FC कॉलेज के हवाले से, लेकिन आई बिलीव कि ये पूरे पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को ये करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है और वो नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले भी फोकस होता था मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ लिमिटेड फील्ड्स थी, अब भी मेजॉरिटी का फोकस उसी तरफ होता है। अब वो समझा नहीं जाता है कि जो बच्चे कामयाब नहीं हो सके, ज़्यादा पढ़ नहीं सके, वो इन आर्ट्स की तरफ आ गए हैं, इन सब्जेक्ट्स की तरफ आ गए हैं, वेयरएज़ इनकी ज़्यादा ज़रूरत ऐसा है। नहीं है जी, और HEC जो है वो इस पर काफ़ी फोकस कर रही है कि किस तरीके के साथ आपका यूनिवर्सिटीज़ का स्ट्रक्चर और कैरिकुलम ऐसा हो कि बच्चों को ज़्यादा मौके मैसर हों ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन के। सही हो गया। आपसे बातें करके, आपको जान के बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब,
क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नोएल खोकर के साथ। आपको किताबें पढ़ना, किताबें लिखना, यही आपकी मशागिल हैं? बुक रीडिंग इज़ ऑफ कोर्स एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो शुरू से मेरे साथ रही है, जो अब कम हमें देखने में मिलती है। बिल्कुल, अब तो नौजवान नस्ल का रुझान बुक से हट के अपने उसकी इंटरनेट की तरफ आ गया है। सब कुछ अपनी ऐप्स पे डाउनलोड कर लेते हैं अपने फ़ोन पर, उससे पढ़ रहे होते हैं। वो जो किताब के बगैर एजुकेशन होती है ना, वो सतही होती है। बिल्कुल। मुझे ज़ाती तौर पे टूरिज़म का बड़ा शौक़ है। अच्छा। तो मैंने तकरीबन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नई जगह पे नए लोगों के साथ नए कस्टम्स को, नए कल्चर्स को उनको जाना जाए, देखा जाए, फिरा जाए। तो वो एक रहता है सिलसिला जब साथ साथ
तो स्पोर्ट्स हैं, बुक रीडिंग है, बाकी जो एक नॉर्मल सोशल लाइफ है जिसमें कोई अच्छी मूवी अगर आपको आती है वो भी आप ज़रूर देखना चाहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और उसमें से उसके अलावा पाकिस्तान के ड्रामे बड़े अच्छे रहते हैं। अच्छा। वो भी कभी उसको भी देखते हैं ज़रूर, अगर वक्त होता है तो उसको करते हैं। आपने फ़ौज को देखा, इतना अरसा पाक फ़ौज के साथ गुजारा और वो एक बड़ा अच्छा इदारा है। इस तरह हमारे मुल्क के बाकी इदारे क्यों नहीं एक इंस्टीट्यूशन बन सके, क्यों नहीं इस तरह अपने को अपनी पहचान बना सके? क्या कमी हुई आपके ख्याल से? जो एक रियासत होती है उसके अंदर जो अदारे होते हैं वो उसके सतून होते हैं, और अगर अदारे मजबूत नहीं होते तो फिर रियासत भी कमज़ोर होती है और सिविल सोसाइटी के ऊपर वो स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें सिविल सोसाइटी ग्रो कर सके। बेशक। तो वो स्ट्रक्चर में कमी आ जाती है। जिस तरह अगर आपका पुलिसिंग सिस्टम अगर ठीक नहीं है तो उसके ज़रिए वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेंगे कि एक सोसाइटी बढ़ सके। इसी तरह अगर आपके लिटरेरी फंक्शंस नहीं हो रहे, जिस तरह बुक फेयर्स नहीं हो रहे, तो फिर उसके अंदर भी वो होता है कि आप नहीं एक कल्चरली आप चीज़ों को ग्रो नहीं कर पाते। लाहौर में बसंत का बड़ा होता था, वो अभी नहीं होता बिकॉज वो आप वो एनवायरनमेंट और उस तरीके से उसको रेगुलेट नहीं कर सकते कि लोगों की जानों को नुकसान ना हो, एक वो खुशी का ही सामान रहे। तो इस तरह की ये चैलेंजेस हैं और अदारे बनाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। और पाकिस्तान आर्मी में और तीनों सर्विसेज के अंदर ये एक बड़ी फोकस्ड अप्रोच होती है तमाम ऑफिसर्स की कि जहाँ भी हों दे शुड बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज और अदारे को बेहतर कर सकें। यही तमाम चीज़ें बाकी इदारे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं और कर रहे हैं काफ़ी हद तक। PIA है, रेलवे है, ये चीज़ें जो कि मुल्क के लिए एक फ्लैग शोइंग होती है, उसमें भी बेहतरी काफ़ी हद तक अगर पीछे देखेंगे तो काफ़ी हद तक आई है। इन तमाम चीज़ों के ये तो वो इदारे हैं जिनको और मज़ीद बेहतर होने की ज़रूरत है। दे शुड बी द नेशन एंड द पीपल शुड बी प्राउड ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के साथ, जो आई एम श्योर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही होगी, उनके पास सवालात भी होंगे जो आपसे वो जानना चाहेंगी। तो आइए इनसे बात करते हैं। पहले कौन बात करेंगे? आप तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हैं। नौजवानों को आज के जदीद दौर में कौन से तालीमी शोबे या कौन से सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ना चाहिए? आज के माशरे में आप देखेंगे कि ये IT की फील्ड को अगर आप ले लें, नई फील्ड है, कोई इसमें बहुत पुरानी नहीं है। आप जब 8वीं 9वीं 10वीं कर रहे होंगे उस वक्त इसने ज़ोर पकड़ना शुरू किया और उस फील्ड ने क्रिएटिविटी की और स्पेशलाइजेशन की लिमिट है। अगर कोई एक स्टूडेंट है, फेसबुक के आप ले लें, मौजद को ले लें, ट्विटर के मौजद को ले लें, किसी को भी ले लें, सबसे IT की फील्ड में लोगों ने बड़ा नाम किया है, पैदा किया है, तो उन्होंने स्पेशलाइज़ किया पहले तो, और स्पेशलाइजेशन के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाया और एक ऐप या एक कोई चीज़ क्रिएट करके इतनी बड़ी इकॉनमी को जनरेट किया, इतनी ज़्यादा जॉब्स को जनरेट किया कि एक ट्रांसफॉर्मिंग वो उसकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ हो जाती है। तो सब्जेक्ट्स दुरुस्त हैं जो भी आप सुनते हैं, लेकिन सोच ये रखें कि इसके अंदर मैं पूरा जज्बा लगाऊं और उस जज्बे के साथ मैं क्या चीज़ कल को जब मैं फारिग तहसील होकर काम करूँगा तो वो चीज़ मैं ऐसे प्रोड्यूस करूँ कि उससे मेरा कोई नाम बने और सोसाइटी के अंदर कोई सोसाइटी की जो मसाइल हैं उनका हल पेश किया जा सके। पाक फौज में डिफरेंटली ट्रीट करने का कोई तस्वुर मौजूद है? इन चीज़ों का तस्वुर इन इदारों में नहीं होता। अगर मैं फ़ौज के लिहाज से बात करूँ, मैं आज भी जब 65 के जंगों की बात होती है, ससुल चौधरी की, बाकी सब की बातें होती हैं, और अभी मुझे खुशी की बात की है, मैंने एक साहब हैं, ऑथर हैं, बड़े रिसर्च करते हैं, उनका नाम है आज़म मिराज साहब। उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं जो आप ज़रूर देखें। एक बुक उन्होंने जो पहले लिखी थी वो ये होती सब्ज़ और सफ़ेद दलाली परचम के साए तले शहीदों और का जो रोल है मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ। अपनी दूसरी बुक उसका नाम है शनाख्त। उस किताब को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं शुरू से पाकिस्तान से लेके। पाकिस्तान जब वजूद में आया तो वोट के ज़रिए वजूद में आया, बेशक, और वोट में पंजाब के अंदर मिनॉरिटी कम्युनिटी का जो वोट था वो क्रिटिकल वोट था। अगर वो वोट ना पड़ता तो शायद पंजाब का फैसला कुछ और होता। सही। तो उसमें पाकिस्तान की क्रिएशन के अंदर मिनॉरिटी कम्युनिटी का इतना कलीदी किरदार रहा। उसके बाद दिफा में तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अंदर शुरू से अब तक एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये बात कहूँगा कि इस कैरिकुलम में इन चीज़ों को लाने की ज़रूरत होगी, बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत होगी, तभी तमाम सोसाइटी को आगाही होगी और एक इंक्लूसिव
माशरे की आप तश्कील दे सकेंगे। सही। एक्सक्लूसिव होना बहुत आसान है, आप हुए हुए हैं, लेकिन इंक्लूसिविटी की तरफ जाने के लिए इन तमाम सतह पे, तमाम लेवल्स पे देखने की ज़रूरत है। ये तो बड़ा क्लियर मेरे ख्याल से 47 से बड़ा क्लियर हो गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ बदकिस्मती से तब्दीलियाँ आई, निसाब में आई, हमारी सोच में आई, लेकिन इंशाल्लाह हम पॉजिटिव नोट पे रहते हैं कि इंशाल्लाह ये सब चीज़ें जो तब्दीली आई है वक्त के साथ, बुरी तब्दीली, वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। कौन पूछना चाहेंगे? तालीम के शोबा से मुंसलिक हैं, तो आप इसी शोबे में रहना चाहेंगे या फिर आप आर्मी के किसी शोबा से कोई ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहेंगे नया? फौज के अपने अदारे काफ़ी अच्छे तश्कील पर माशाल्लाह से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे कि बहुत वसी है, तो और उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं और करते रहेंगे। तालीम के साथ जो ताल्लुक़ है इसका इफ़ेक्ट यही है कि जो मैंने बात की कि पहले बात कर चुका हूँ इसके ऊपर कि यूथ के साथ इंगेज करके एक बेहतर माशरे की तश्कील की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकें। अपना इदारा खोलने के लिए मुझे अभी मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस वक्त ज़रूरत है वो एक थिंक टैंक लेवल के ऊपर कुछ अदारे बनाने की ज़रूरत है। अच्छा। ताकि कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में इंगेजमेंट के ज़रिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। इस तरह के इदारों की कम्युनिटी को ज़रूरत है, उसमें ज़रूर मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपकी ज़िंदगी का यादगार तरीन मौका कौन सा था? मेरी काफ़ी ज़िंदगी गुजर गई है, इसलिए बहुत सारे माशाल्लाह काफ़ी सारे होंगे हैं, बहुत सारे यादगार मौके हैं। आपको ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की। उसका जामे एक कंपटीशन होता है, सही, उसका नाम है कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन। इसमें 100-150 मुल्कों से लोग आते हैं और यूके में होता है। सही। तो हम लोग उसमें काफ़ी देर से पार्टिसिपेट करते रहे हैं। 2011 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा, माशाल्लाह। और वो गोल्ड मेडल इतना नुमायाँ फ़र्क के साथ वो जीता था कि हर इवेंट जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसके अंदर उनके रिकॉर्ड कायम किए, जो अभी भी कायम है। अपना नाम बनाने के अंदर, मुल्क का नाम बनाने में मेरा ख्याल है ये एक बड़ा यादगार मौका था। आपसे मैं ख़वातीन के हवाले से पूछना चाह रही थी कि अब तो हम उनको हर शोबों में देखते हैं, इवन के फ़ौज में भी अब ख़वातीन आ गई हैं, लड़कियां हैं, तो उनकी हमारे सोसाइटी में उनके रोल को कैसे आप देखते हैं? ख़वातीन की पार्टिसिपेशन पे आप क्या कहेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि ख़वातीन हमारी आबादी का जो है 50% तकरीबन हिस्सा है। बिल्कुल। तो कोई भी मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है तो ये नहीं हो सकता कि 50% लोग उसमें शामिल ना हो और 50% लोगों के सिर पे वो तरक्की करें। बिल्कुल। हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो मौके फ़राहम करें कि ख़वातीन उसमें अब्ज़ॉर्ब हो सकें। ऐसे बहुत सारे नए शोबात हैं जिनमें आप ख़वातीन को देखते हैं रोल अदा करते हुए, और वो कर सकते हैं। और पुराने ज़माने से जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं उसमें मेरे पूरे ख़ानदान का टीचिंग के साथ बहुत तल्लुक़ रहा है। अच्छा। मेरी मिसेज़ प्रिंसिपल रही हैं। अच्छा, तो इसलिए लिहाज से एक रोल पुराना तो था टीचिंग के अंदर जो नुमाया था जी। लेकिन अब जो है वो और बहुत सारे शोबे खुल गए हैं, जिसमें आईटी के अंदर, सर्विसेज के अंदर, कॉल सेंटर्स के अंदर, बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ख़वातीन का रोल बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ना चाहिए और एक खुशाइन बात है। और बाकी तमाम लोगों को इस बात को इनकरेज करना चाहिए। देहात से जिनका ताल्लुक़ है वहाँ पे भी ख़वातीन का रोल उतना ही है, और वो अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में और अपने खेतों में भी काम करती हैं शाना बशाना। लेकिन हमारे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उसको मोनेटाइज नहीं किया गया। तो इकॉनमी में इंक्लूड करने के लिए मोनेटाइजेशन की स्टडी जिनकी क्या है उसको देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो ये एक फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तानियों में औरतें हों चाहे मर्द हों, उनका बराबर का रोल है और उनको बराबर का अपना हक अदा करना चाहिए। अपनी सक्सेस का कोई सीक्रेट शेयर करना चाहते हो जो कीवर्ड में हो? मेरा ख्याल है कि पहली चीज़ तो जो होनी चाहिए वो पाकिस्तान के लिए एक ज़रा नारा होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 3 C's नॉर्मली मैं इसकी प्रीच करता हूँ, क्रिएटिविटी, करेज और आपके पास जो है वो कैरेक्टर जो है वो आपका मजबूत होना चाहिए। तो ये पैगाम मैं देना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को भी, तमाम जो बच्चे सुन रहे हैं, जो इस हॉल में मौजूद हैं या जो प्रोग्राम को देखेंगे, कि इन 3 चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत। थैंक यू सर, आपसे मिलकर, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। जो नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको भी आपके बताए हुए 3 C's ज़रूर याद रहेंगे। वो 3 C क्या थे नाजरीन? वो थे आपका कैरेक्टर यानी कि आपका किरदार, आपकी क्रिएटिविटी यानी आपकी सलाहियतें जो आपके अंदर मौजूद हैं, और आपकी करेज, ताकि आपके अंदर आज ज़िंदगी में अपने अंदर कोई खौफ न रखें और बढ़ के अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए कामयाबी का बाइस बने।
इसी मैसेजेस के साथ नाजरीन हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ ले जाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा मैसेज भी ये होता है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हमारी खुशियाँ भी एक हैं और हमारे गम भी एक हैं। आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। स्क्रीन पे हमारी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। पिछले हफ्ते में बड़ा अच्छा मैसेज आया इमाद और हैदर की तरफ से। उन्होंने हमसे शेयर किया अब्दुल सत्तार ईदी की सेइंग। वो कहते हैं इंसानियत तमाम मज़ाहिब से बालातर है। यही मैसेज आपने भी याद रखना है। अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम हम एक है में अल्लाह हाफिज़।